आप आए बाहर आएगी। आज हम हल्ला बोल में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली समेत 3 राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा करीब करीब तय हो चुका है। कभी भी औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। सबसे पहले इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को धमकी दी जा रही है कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया जाए। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया गया तो केजरीवाल की 4 दिनों के भीतर गिरफ्तारी हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले आइए आपको सुनाते हैं ये आरोप आखिर आम आदमी पार्टी की तरफ से मंत्री आतिशी क्या लगा रही है। ये मैसेज आया है कि अगर आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस नहीं छोड़ी तो आने वाले 2 दिनों में अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई का नोटिस आएगा, या सैटरडे को नोटिस आएगा या मंडे को नोटिस आएगा। सीआरपीसी के सेक्शन 41A में नोटिस आएगा और उनको दोनों सीबीआई और ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी को यह धमकी मिल रही है कि अगर इंडिया अलायंस मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ेगा, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग करेंगे तो आने वाले 3 से 4 दिन में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी का आरोप आपने सुन लिया। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि उन्हें संदेश ऐसा आ रहा है कि अगर उन्होंने इंडिया गठबंधन से किनारा नहीं किया तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होएगी। नीतीश गए, जयंत चौधरी भी गए, ममता ने साथ लड़ने से मना कर दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ने का मन बना रहे हैं, तो लगा कि बात बिगड़ गई। लेकिन अब इंडिया गठबंधन में धड़ाधड़ सीटों का समझौता हो रहा है। बीते दिन खबर उत्तर प्रदेश से आई, आज खबर दिल्ली को लेकर आई। खबरों की माने तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात में बात बन गई है, हरियाणा में बात बन गई है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सहमति बन गई है। कल यूपी में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट फाइनल हो चुकी है। हम आपको दिखाते हैं कि कहां कहां इंडिया गठबंधन की तस्वीर क्या है। उत्तर प्रदेश, जहां पर समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4, कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ सकती है। गुजरात, जहां पर 24 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। भावनगर और भरूच 2 सीटें जहां पर आम आदमी पार्टी लड़ सकती है। हरियाणा, जहां पर कांग्रेस 1 सीट आम आदमी पार्टी को दे सकती है। मध्य प्रदेश, जहां पर कांग्रेस 28 सीटों पर लड़ेगी, 1 सीट समाजवादी पार्टी को देगी। याद होगा आपको, कमलनाथ ने पिछली बार अखिलेश वकीलेश कहा था। बात बिगड़ी थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा आते आते यहां पर भी बात बन गई है। बिहार में भी सीटों का समझौता करीब करीब तय है। 3 मार्च को ऐलान हो सकता है। वहां पर बड़ी रैली भी महागठबंधन की होने वाली है। महाराष्ट्र में बातचीत जारी है। पंजाब, पश्चिम बंगाल की तस्वीर भी साफ है। हल्ला बोल में चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा करीब करीब तय हो चुका है। सूत्रों की माने तो 7 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और बाकी की 3 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। खबरों की माने तो आम आदमी पार्टी के खाते में दक्षिणी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, पश्चिम दिल्ली और नई दिल्ली की सीटें आई हैं। वहीं कांग्रेस के हिस्से में उत्तर पूर्व, चांदनी चौक और पूर्वी दिल्ली की सीटें आई हैं। हालांकि दोनों में से कोई भी पार्टी खुलकर कुछ भी बोलने से फिलहाल परहेज कर रही है। तो अच्छी बात है। 4-3 का हम लोग सुन रहे थे कि 3 पे हम लोग लड़ेंगे। अब महत्वपूर्ण बात ये होगी कि कौन सी 3 सीटें मिलती हैं, क्योंकि जैसे ये बात निर्णय हो जाएगी फिर हम लोगों को अपने अपने इलाकों में जाना, उसको सशक्त करना, आम आदमी पार्टी से कोलैबोरेट करना, किस तरीके से हम लोग किस कॉमन प्रोग्राम पे लड़ेंगे, ये सब बातें फिर आगे चर्चा में आ जाएगी। चर्चा है वो सारे सूत्रों के हिसाब से चलती है और कोई आदमी माइक कैमरे पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो हम भी ऐसा काम क्यों करें, माइक पे हम ये बात क्यों बोले। जब चर्चा ही सूत्रों के हिसाब से चल रही है तो थोड़ी देर और चला लो आप। हरियाणा और गुजरात में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बातचीत करीब करीब फाइनल हो गई है। हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के लिए 1 सीट छोड़ी है। 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। वहीं गुजरात में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को 2 सीटें दी है। 24 पर खुद कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। भरूच और भावनगर की सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है।
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मौजूदगी वाले दूसरे राज्यों में भी तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है। पंजाब में दोनों पार्टियों के बीच पहले ही अकेले अकेले लड़ने पर सहमति बन गई है। आम आदमी पार्टी दक्षिण गोवा की सीट कांग्रेस के लिए छोड़ सकती है। चंडीगढ़ सीट पर भी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी समर्थन दे सकती है। जो भी जानकारी होगी हम आपको उपलब्ध कराएंगे, तब तक आप सूत्रों के माध्यम से चलाते रहिए। उधर यूपी के दो लड़कों में भी बात बन गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। 80 में से 17 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई हैं। बाकी की 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। जिन सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी वो है रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया। सीट बंटवारा होने के बाद दोनों पार्टियों का जोश हाई है। उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विदाई का ये कार्यक्रम था। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी 17 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सीटें फाइनल होने के बाद इंडिया और एनडीए गठबंधन में जुबानी जंग छिड़ गई है। दोनों ओर से जीत के दावे तेज हो गए हैं। थोड़ी देरी हुई है क्योंकि हमारे यहाँ पर सामने भाजपा खड़ी है, लेकिन इस बात की मैं सभी समाजवादी पार्टी के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि गठबंधन आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इतनी तेज लहर है कि यह गठबंधन कहीं टिकेगा नहीं। यह गठबंधन हवा में तैर रहा है, मीडिया में तैर रहा है, बयानों में तैर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर ओवैसी ने भी मोर्चा खोल दिया। 4 चुनाव में खास तौर से जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 का, समाजवादी पार्टी की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। नीतीश कुमार की विदाई और ममता बनर्जी की खरी खरी के बाद लग रहा था कि इंडिया गठबंधन का पेच फंस गया, लेकिन अब अचानक तेजी आई। बिहार में भी जल्दी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच सीटें फाइनल हो जाएंगी। हालांकि कई राज्य ऐसे हैं जिसमें अब भी रफ्तार धीमी है, जैसे महाराष्ट्र। महाविकास अघाड़ी के बीच सीट बंटवारे की तस्वीर अभी साफ नहीं। ये बात अलग है कि महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में भी सीटों को लेकर खींचतान जारी है। महाविकास अघाड़ी की जो स्थिति है वो एकदम अच्छी है और 42 कम से कम जगह पे हम लोग महाविकास अघाड़ी करके इलेक्शन जीतेंगे। हम चाहते हैं कि जो फॉर्मूला बन चुका था 19 का, 22 और 26 का, तो वही रहना चाहिए। अभी राष्ट्रवादी को तो सीटें देनी पड़ेगी, दोनों पार्टी को, बीजेपी को, शिवसेना को, उतना कम हो जाएगा हमारे में 22 में से। अब की बार लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। एक तरफ एकजुटता की जमीन तैयार करके विपक्ष मोदी को मात देने के लिए मैदान में उतरेगा, तो दूसरी ओर मोदी 400 पार की चुनौती पूरा करने के लिए मुकाबले में होंगे। आज तक ब्यूरो। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रियंका कक्कड़, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अरविंद वाजपेयी, प्रवक्ता एलजेपी के। सुधांशु जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, ये सीधा आरोप आम आदमी पार्टी की मंत्री लगा रही हैं। उनका ये कहना है कि आप लोग हाथ मरोड़ रहे हैं। प्रियंका जी बताएंगी बाकी। आतिशी कह रही हैं कि आप लोगों ने कह दिया है कि इंडिया गठबंधन छोड़ो वरना जेल जाएंगे अरविंद केजरीवाल, और सैटरडे को नोटिस भी देने वाले हैं। 7 तो हो चुकी हैं, शायद 8वां। देखिए, आम आदमी पार्टी समय समय पर चित्र विचित्र प्रकार के बयान देती रहती है, उसकी क्या गंभीरता से लिया जाए। पर अंजना जी, आज की इस गठबंधन के बाद मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। जब आम आदमी पार्टी नई नई बनी थी तो एक बयान याद करिए केजरीवाल जी का, ये सब मिले हुए हैं जी,
ये तो एक दूसरे के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार भी नहीं खड़ा करते नेताओं के खिलाफ, क्योंकि सब भ्रष्टाचार में एक दूसरे से मिले हुए जी। हम आएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे जी, और आज मिल गए जी, भ्रष्टाचार के आरोप में आकर मिल गए जी, और उसी को लेकर बचाव कर रहे हैं जी। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं अंजना जी, ये मैं 10 साल पुराना बयान नहीं बोल रहा हूं, 2 महीना पुराना बयान है। भूपेश बघेल सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। श्री केजरीवाल जी 2 महीना पहले, केजरीवाल जी ने शराब में घोटाला किया है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी मात्र 1 महीना पहले। तो ये तब भी वो थे। अब इसी को देख के लगता है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अब आता हूं समाजवादी पार्टी। और जब आप नीतीश बाबू से मिले थे ना सुधांशु जी, तो हम लोगों के मन में भी यही आ रहा था। जब आप नीतीश बाबू से वापस मिले थे तो ठीक यही बात आ रही थी मन में। आपने जो बात कही नीतीश बाबू से 1995 से लेके और आज तक 2024 के इन 29 सालों में आप 2 मौके गिनाएंगी। इनकी तो उत्पत्ति ही इसी पे हुई थी। याद है शीला दीक्षित के पीछे बेईमान कट्टर ईमानदार, और आज दोनों का एक हो गया किरदार। इसीलिए कहा है ना कि वक्त के साथ कैसे बदलता है आदमी का किरदार, वो देखना हो तो आज देखिए। और सपा और कांग्रेस के गठबंधन पे भी कह देना चाहता हूं, मात्र 2 महीने पुरानी तो बात है। अखिलेश जी ने कहा चालू पार्टी, कांग्रेस ने कहा मध्य प्रदेश में चिरकुट पार्टी। तो जो चालू और चिरकुट कहते हुए एक दूसरे के लिए थे निंदनीय, आज हो गए एक दूसरे के लिए अभिनंदनीय। अद्भुत है। और इसमें भी आप समझिए एक और खास बात है इन दोनों में, ये दोनों ऐसे 2 युवाओं के बीच का गठबंधन हुआ उत्तर प्रदेश में, जिनके युवाओं की बड़ी खासियत है। एक तो दोनों 50 साल से ऊपर के हैं, मगर दोनों युवा हैं, और दोनों की खासियत यह है कि अपनी पारिवारिक विरासत को किस मुकाम तक पहुंचाया है। राजीव गांधी जी, मतलब राहुल जी के पिताजी 400 सीटें लेके आए थे, राहुल जी ने 44 से पहुंचा दिया। मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी के पिताजी 1989 में शुरू किए पार्टी को, 90 में अलग किए। पहले अजीत सिंह को झटका दिए, फिर बीपी सिंह को झटका दिए, चंद्रशेखर जी को झटका दिए, और आखिर में 2012 में अपने दम पे पहली बार सपा ने स्पष्ट बहुमत की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। अखिलेश जी 57 पे ले आए। तो दोनों ही कुल गौरव जो हैं चिर युवा भारत की राजनीति के, उन दोनों ने आपस में हाथ मिलाया। तो हमारे लिए इसमें कुछ नहीं, हमारे लिए सिर्फ एक सहज कौतूहल और मनोरंजन का विषय है। क्योंकि एक पंक्ति में मैं कह दूं अंजना जी कि भैया यानी राहुल गांधी जी, बबुआ यानी अखिलेश जी, और बुआ जी यानी मायावती जी, भैया बबुआ और बुआ जी, सबका संकट एक है। चूंकि आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नेक। चलिए अब आलोक जी आपकी बारी है, मोर्चा संभालिए। मतलब रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा एक दिन आएगा जब कांग्रेस केजरीवाल जी से और केजरीवाल जी कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे। कमाल कर दिया आप लोगों ने। मैं सत्ता में आया तो 1 दिन के अंदर शीला दीक्षित को जेल में डाल दूंगा। जिस पार्टी की उत्पत्ति ही कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई, जिसका खामियाजा आप लोगों ने ऐसा भुगता कि अभी तक उबर नहीं पाए हैं, उनसे भी हाथ मिला दिया। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि जेल जाने के डर की वजह से हो रहा है ये सब। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है कि किस तरह से आज जिन लोगों के राजनीतिक मतभेद थे वो भी साथ आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र में एक वॉशिंग मशीन वाली सरकार बैठी हुई है। अब रामचंद्र जी पता नहीं वॉशिंग मशीन के बारे में तो कुछ कह के नहीं गए होंगे। उस टाइम वॉशिंग मशीन नहीं हुआ करती थी कि भाई वॉशिंग मशीन में डालो और सबको निकाल लो। डीएनए का भी उस समय पर उत्पत्ति नहीं थी, तो नीतीश कुमार जी और बिहार के डीएनए के बारे में भी प्रभु राम कुछ कह के नहीं गए होंगे। आज हालत यह है कि बीजेपी भी सवाल करती है गठबंधन पे, अपने तमाम गठबंधन के साथियों को गठबंधन से बाहर फेंक दिया। 30-30, 40-40 साल से जो लोग गठबंधन में थे वो छोड़कर चले गए, और तमाम 71,000 करोड़ वाले और वो चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग सब मोदी जी की गोद में जाकर बैठ गए। और वो लोग भी कहते हैं कि भाई क्यों गठबंधन हो रहा है। अंजना जी 89 के बाद से गठबंधन हुए और इसमें भी कोई दो राय नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो और कांग्रेस हो। हमने भी आरोप लगाए, उन्होंने भी लगाए, और उनके पास मौका भी रहा। अगर शीला जी के खिलाफ कोई केस थे तो उनको उजागर करना चाहिए था। लेकिन आज जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं वो तो बताएं कि उनके पास तो 2G के 1,76,000 करोड़ के घोटाले के बंडल भरे पड़े थे, एक आदमी को जेल में नहीं डाल पाए। मतलब बीजेपी भी बोलती है भ्रष्टाचार पे, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी भी,
लगता है वो छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले जिसमें 172 छेद। आज हालत ये है कि देश के अंदर जो हालात हैं, आज ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसने क्या कहा, कैसे कहा। आम आदमी पार्टी ने हम पर आरोप लगाए, हमने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए, लेकिन जिस तरह की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके जो हालत कर दी है ईडी सीबीआई की, आज ही की घटना देख लीजिए, सतपाल मलिक के यहां पर सीबीआई पहुंच गई, विसल ब्लोअर के यहां पर पूरी तरह से सब कुछ खंगाला जा रहा है। और किस तरह से आज इन्हीं के एक सांसद हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, उनके तमाम चीजों को लेकर बीजेपी बड़े उत्साहित रहती थी कि उन्होंने गांधी फैमिली पर आरोप लगा दिए। आज वो उनकी तमाम वो चीज साफ साफ कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने देश से झूठ बोला चीन के ऊपर और तमाम चीजें, लेकिन बीजेपी उनका नाम भी लेने से डरती। और चंडीगढ़ में जो हुआ, अभी पहली बार हुआ कि कॉरपोरेशन के जो मतपत्र हैं उनकी गिनती भी सुप्रीम कोर्ट में कागजों में वो डब्बे गिने गए कि भाई किसको कितने वोट मिले, और उसके बाद भी आप किस तरह से नैतिकता की बात करते हैं। चंडीगढ़ के बाद तो बीजेपी को शर्मसार हो जाना चाहिए कि आप कर क्या रहे थे, आपने क्या किया और किसके इशारे पर हुआ। क्या वो अमित शाह जी के इशारे पर तो नहीं हुआ था? क्या अमित शाह जी पिछले चंडीगढ़ के कॉरपोरेशन के चुनाव से कुछ दिन पहले भी चंडीगढ़ तो नहीं गए थे? लेकिन कुल मिलाकर आज का जो विषय है अंजना जी, वो ये है कि किस तरह से अलायंस हो रहा है। नीतीश जी के चारों तरफ क्या कोई 2 मंत्री ऐसे तो नहीं थे जिनको ईडी सीबीआई डरा रही थी? क्या वहां पर 2 आईएएस अधिकारी फंसे तो नहीं हुए थे जिनके दबाव में सब काम हुआ? खैर, ये तो डीएनए पता चली गया होगा बिहार का, और क्या हुआ और कैसे हुआ और क्यों हुआ। किसके यहां पर ईडी सीबीआई, पिछले आप तमाम चुनाव उठाकर देख लीजिए, या तो पाकिस्तान की एंट्री होती है या ईडी सीबीआई की एंट्री होती है। आप देख लीजिए, बंगाल का चुनाव आया, उसके बाद से आज तक ईडी सीबीआई जाकर अभिषेक के घर पर गई हो। आप बताइए, 2019 में रॉबर्ट वाड्रा को जयपुर बुलाया गया था, उसके बाद आज तक क्या हुआ है? तो पूरी तरह से ईडी सीबीआई इनके इशारे पर काम करती है। पूरा, हम नहीं कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है। अब इंसान की क्या हालत हो गई है, और प्रभु राम ने क्या कहा था, अब वो वॉशिंग मशीन में कौन कौन है। मैं तो देख रहा था प्रोमो में, मैंने कहा उत्तर प्रदेश और गठबंधन की बात हो रही है, वो वैसी नहीं आए अभी तक। खैर वो आ गए, फिर मुझे निराश नहीं किया आज तक ने। लेकिन आज राजभर ने क्या क्या कहा था मोदी जी के लिए, और अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले नीतीश के लिए क्या किया था, और कौन कौन से दरवाजे बंद हुए थे। इसलिए बीजेपी कम से कम गठबंधन पे ना बोले। बीजेपी ने पूरी देश की राजनीति को जिस तरह से विषैला, जिस तरह से द्वंद्वपूर्ण, जिस तरह से आज हालत बिगाड़े हैं, ये पूरा देश देख रहा है कि सुधांशु जी, एक छोटा सा जवाब फिर मैं प्रियंका जी के पास जाऊंगी। सोशल मीडिया पर भी आज पहरा लगाने की नई तैयारी शुरू हो गई है, वो पूरा देश देख रहा है। ठीक है सुधांशु जी, छोटा सा जवाब, फिर प्रियंका जी। अब छोटा सा जवाब दे देता हूं। ये डायलॉग बहुत बोलते हैं कांग्रेस के लोग कि वॉशिंग मशीन है। जरा इनसे ये पूछिए, ये कालिख वाली काजल की कोठरी कहां है जहां से कालिख लगवा के आते हो फिर कहते हैं वॉशिंग मशीन? तो पहले ये तो बता दो मेरे भाई, वो कालिख वाली काजल की कोठरी कौन सी है? आके स्वयं अपने को ये कहने लगते हैं। मगर मैं दूसरी एक और भी बात, एक वाक्य और कहना चाहता हूं। मान्यवर, आप लोगों ने जो ये बात कहने का प्रयास किया सिर्फ एक लाइन में, देखिए गुजरात में आपका वोट आम आदमी पार्टी ने हाफ कर दिया, पंजाब में आपका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में आपको साफ कर दिया, और उसके बाद आपने उनको माफ कर दिया। मुझे लगता है कि शीला दीक्षित जी के आत्मा जहां भी होगी उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। तो मैं एक पंक्ति में सिर्फ कहना चाहता हूं कि सुबह तक शाम की, आज शाम हो गई है ना इस समय, सुबह तक शाम की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार प्रियंका कक्कड़ जी के पास अब जाते हैं। प्रियंका जी, अरविंद केजरीवाल की पूरी लड़ाई ही उस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थी, और उस समय के अगर आप उनके कोट्स निकाल निकाल के देखेंगे तो सब पर भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे। यही अंबानी का जिक्र वो भी उस वक्त करते थे। और पीएम कहते हैं कि जेल जाने के डर से यह अलायंस हो रहा है, वरना किसने कल्पना की थी, आपने भी नहीं की होगी, कि कांग्रेस पार्टी के साथ कभी आम आदमी पार्टी गठबंधन कर ली। अंजना जी, सभी को नमस्ते। क्योंकि आपने एक ये विषय उठाया अंबानी के खिलाफ एफआईआर वाला, तो मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एफआईआर रजिस्टर की अंबानी के खिलाफ, और भाजपा ने आके एसीबी छीन ली। ये हुआ था। दूसरी चीज अंजना जी, जब से इंडिया गठबंधन की बात होने लगी है तो आप देखेंगे भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी खुद इंडिया और भारत में आपस में लड़ाई कराने लग गए शब्दों में। कितनी गंदी बात है ये। अब भी
पहले मुझसे पहले बोल दिया जा चुका है ये, पर मैं फिर भी बोलूंगी। ओपी राजभर जी ने तो क्या क्या अभद्र शब्द टिप्पणियां नहीं की प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। और आज आपने एक चीज नोटिस नहीं की कि सुधांशु जी ने, आपने स्टार्टिंग में उनसे पूछा कि क्या सीबीआई दोबारा से नोटिस भेजने वाली है अरविंद केजरीवाल जी को, सैटरडे को 41A का नोटिस, क्या अरेस्ट करने वाली है? सुधांशु जी ने कोई खंडन नहीं किया इस बात का। लगातार ये अपनी एजेंसीज को मिसयूज करते हैं, मिसयूज करके ये किसी भी तरीके दबाना चाहते हैं। अब तो देखिए वैसे भी सारे भ्रष्टाचारी जिनको प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचारी कहते थे वो जेल में नहीं है। जेल में वो लोग हैं जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। भ्रष्टाचारियों को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने साथ ले लिया है। चाहे वो छगन भुजबल का मामला हो, उन्होंने कहा कि छगन भुजबल करप्ट है। जैसे ही छगन भुजबल भाजपा में शामिल होते हैं, ईडी कोर्ट में बोलती है कि फाइल खो गई, केस बंद कर दो। अच्छा, भावना गावली का केस आपको याद होगा। 5 ईडी के सम्मन आ गए थे, 5 ईडी के सम्मन के बाद वो भाजपा में शामिल हो गई, ईडी का केस ड्रॉप हो गया। तो ये एक लगातार सिलसिलेवार प्रियंका जी बड़ा गंभीर आरोप है। देखिए प्रियंका जी, पहला हमारा गंभीर आरोप है। आतिशी जी को बताना चाहिए ना कि किसने ये कहा है, ये किसकी तरफ से आया है। ये संदेश कोई हवा में तो आया नहीं होगा। मोबाइल पे आया होगा तो मोबाइल नंबर होगा, व्यक्ति ने दिया होगा तो व्यक्ति का नाम होगा। कुछ तो बताइए डिटेल्स, वरना कौन विश्वास करेगा? फिर तो लगेगा कि ऐसे एक के बाद एक आ ही रहे हैं नोटिस, झूठ बोला जा रहा है। अंजना जी, इतने शातिर क्रिमिनल लोग हैं भाजपा में कि आपको लगता है वो इतनी बड़ी बेवकूफी करेंगे कि डायरेक्ट फोन कॉल करेंगे? हमने तो जब पिछली बार इनका स्टिंग करके पकड़ा भी था शेर सिंह डागर को, उसका यूट्यूब पे डाला भी था, तब क्या इन्वेस्टिगेशन हो गई? ये कोई सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज तो इनके पास है, ये एक जांच होने नहीं देते। पर मीडिया के जरिए तो खुलासा कीजिए ना। आप देखिए आदर्श स्कैम वाले घोटाले में क्या बोला, आप मीडिया के जरिए खुलासा कीजिए ना। अभी हम लोग चलाएंगे नाम, मीडिया के जरिए भी नाम तो चला सकते हैं ना आदमी का जिसने भी बात की हो। मैं आपको एक नाम दे रही हूँ, पहले ये चला मैं एक नाम दे रही हूँ शेर सिंह डागर का, आप चलाइए पहले, इस पे पूछिए क्या कार्रवाई हुई। आप, मैं मान जाऊंगी आपकी बात, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि प्रधानमंत्री मोदी से उनके कार्यकाल में पूछा गया था कि अगर आपको एक चीज ठीक करनी होगी, आपने क्या गलत किया, तो उन्होंने कहा कि मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पाया। आपको ध्यान होगा ये इंटरव्यू। तो वो लगातार मीडिया भी दबाव में रहता है हम लोगों के ऊपर। तो हम डरने वाले लोग नहीं है, हम तो फाइटर लोग हैं। हम आए ही जेल, हमें भेज दो, जेल भेज दो। नाखून कटा के ना शहीद मत बनिए प्रियंका जी। नहीं प्रियंका जी, नाखून कटा के शहीद मत बनिए। हम लोगों ने बुलेटिन की शुरुआत ही की आतिशी जी की बात से। एक सेकंड, नहीं प्रियंका जी, हम लोगों ने किस खबर से शुरुआत की? हमने आतिशी के आरोप से ही तो शुरुआत की। आतिशी जी ने बतौर मंत्री जो आरोप लगाया उसके साथ शुरुआत की। जबरदस्ती का शहीद बन रहे हैं आप कि हमने ये किया वो किया, आरोप तो दिखाया हमने। क्यों मीडिया पर बार-बार कर रही हैं? मैं अंजना जी, अब मुझे जवाब देने दीजिएगा। मैंने आरोप मीडिया पर नहीं लगाया, मैंने बताया प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप देखिए कि अभी भी क्या हुआ था जब रिसेंटली आपने मेरी बात को, फ्लो को तोड़ दिया। अभी रिसेंटली जब, खैर मैं दोबारा आती हूँ इस बात पर, ठीक है, पर सुधांशु जी से पूछिए कि लगातार ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे मंत्रियों के खिलाफ 1 रुपए की चवन्नी अगर नहीं मिलती, उसके बावजूद वो जेल में कैसे इतने साल से? ये बताइए। मनीष सिसोदिया जी के नाखून कटा के शहीद हुए, मनीष सिसोदिया जी के 2 साल से ऊपर हो गया, चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई और फिर भी वो जेल में। ये किस लिए हुआ है? ये लगातार कानूनों में संशोधन करते हैं। इन्होंने पीएमएलए कानून में 2018 में ऐसा संशोधन कर दिया अंजना जी कि आप किसी को भी अनंत काल तक जेल में रख सकते हैं। और इन्होंने ऐसी प्रोविजंस रिवाइव की जो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दी थी। ये बार बार असंवैधानिक काम करते हैं। कभी गवर्नर के थ्रू अपना इनको टांग अड़ाना है, कभी फंड्स रोक लेने स्टेट के, कभी इनको सौहार्द बिगाड़ना है। किसानों को, किसान पिट रहे हैं वहां पे बॉर्डर्स पे। आज देखिए क्या हुआ, टीचर्स पिट रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इस बार बुलेट वर्सेस बैलेट की लड़ाई होगी अंजना जी। जवाब दीजिए सुधांशु जी, छोटा सा जवाब, फिर मैं जाऊंगी अन्य मेहमानों के पास। देखिए ये लोग कितना अद्भुत उत्तर देने लगते हैं। बताइए, कोर्ट का निर्णय इनके पक्ष में आ जाए तो लोकतंत्र की जीत है। और अब पूछ रही है कि इनके नेता अंदर हैं, तो भाई वो कोर्ट में परमिशन नहीं मिल रही है ना, इस कारण से अंदर है। अब कह रहे हैं कि साहब वो रूल ऐसा बन जाता है। मगर प्रियंका जी, आप तो ऐसे लोगों के साथ जाकर खड़ी हो गई हैं जिन्होंने ऐसा रूल बना दिया था एक दौर में कि आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है बगैर आरोप पत्र के, और आप कोर्ट में नहीं जा सकते, न वकील, न अपील, न दलील। यह था MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा 1975 में इमरजेंसी के समय। मगर वो आप लोग भूल जाएंगे। कोई बात नहीं, क्योंकि अब तो सब मिले हुए हैं जी, सब एक दूसरे। और आप तो वो पार्टी है जिसने ये कहा था कि आरोप लगता है इस्तीफा दे देना चाहिए।
जांच बाद में होनी चाहिए। मगर आज आप ये कहने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता के सामने सबका चरित्र। और मैं एक बात और कह दूं, जब इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, जाके चेक कर लीजिए, 49 दिन के बाद सरकार गिरी, इन्होंने कहा गलती हो गई, दोबारा कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। और अभी जो मीडिया पे बोला, मैं चुनौती से कहता हूं, ये एक छोटी सी पार्टी है जिसका एक सांसद है, और दिल्ली में ही इनकी सरकार थी केवल 1.5 साल पहले तक। भाजपा के मुकाबले अगर अनुपात में देखें, इनको 4 गुना ज्यादा कवरेज न मिला हो आज डिजिटल जमाने में, तो जो कहिए वो देख लेंगे। और 2014 में स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने कहा था, इनको उतने वोट नहीं मिले जितने इनको कलेक्टिव वे में मीडिया में मिनट्स मिले थे। अगेन आई एम सेइंग, 2014 में इनको पूरे भारत में उतने वोट नहीं मिले जितने मीडिया के चैनल से मिलाकर इनको मिनट मिले थे। चक्र पूरा हुआ। आके जब आरोप लगाने लगते हैं तो अब चक्र पूरा हुआ, तीनों ने मीडिया पर सब कुछ मर दिया, अब ठीक है, अब शांति है चारों तरफ। चलिए प्रियंका जी, एक छोटा सा 2 लाइन का जवाब, क्योंकि आप पर सीधा आरोप था उनका, 2 लाइन का जवाब, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, सुधांशु जी ने अभी भी ये खंडन नहीं किया पीएमएलए में जो गलत इन्होंने संशोधन किए, ये मीसा पे चले गए। ये सुधांशु जी की एक बहुत अच्छी कला है कि इनसे प्रेजेंट पे बात करो, ये पास में चले जाते हैं। अभी थोड़ी देर और बात करूंगी, 100 साल पहले चले जाएंगे। ठीक है अनुराग जी, क्या अब इसके जरिए हम ये माने कि कमाल हो जाएगा? क्योंकि यूपी में मायावती तो अभी भी लड़ रही हैं, और ये सही है, जैसा कि हमारी रिपोर्टर भी कल बता रही थी कि मुस्लिम वोट ना बटे, इसलिए बहुत जरूरी था। हाल में गठबंधन किया, बनारस का कैंडिडेट अनाउंस करने के बाद सुरेंद्र पटेल को वापस लिया समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि वहां से उनके जो प्रमुख हैं वो लड़ेंगे, अध्यक्ष जो है यूपी के कांग्रेस के। लेकिन मायावती तो अभी भी लड़ रही है, त्रिकोणीय लड़ाई होगी, आप लोग बाजी मारेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का डर तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। इतनी देर के डिबेट में सुधांशु जी सिर्फ विपक्ष की बात करते रहे, समाजवादी, कांग्रेस, केजरीवाल, सबकी बात की उन्होंने, लेकिन सत्ता में किस लिए आए थे? अब जनता ने तो आपको सत्ता दी थी कि आप आओगे तो जनता की कुछ तो बात करोगे ना, कुछ तो बताओगे कि आपने क्या क्या किया इन 10 सालों में जिससे कि आप वोट मांगो। बेरोजगारी का बम, महंगाई का मां मिला दो, तो बम आपने किया है, वो वोट के माध्यम से जनता बम फोड़ेगी, तब जाके आप सत्ता से हटेंगे, क्योंकि आप तो वही आपके पास बचा है। अरे जिनके घर शीशे के होते हैं ना, दूसरों में पत्थर नहीं फेंकते। आप जो भ्रष्टाचार की बात करते हो, परिवारवाद की बात करते हो और गठबंधन की बात करते हो, तो आपको तो याद नहीं रहता अशोक चौहान जी पे तो आप यही आरोप लगाते थे ना कि आदर्श घोटाले में थे, कि यही तो आरोप लगा रहे। नीतीश जी के बारे में आप क्या क्या कहते थे, जो हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं तब भी उनका सम्मान करता था, आज भी करता हूं, कल भी करता रहूंगा, क्योंकि ये संस्कृति संस्कार हमारे नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। शिवसेना के नेताओं के बारे में, उनके जो विधायक थे विधानसभा के अंदर, आपके डिप्टी सीएम क्या क्या नहीं बोलते थे, उसके बारे में अगर आपको सुनाया जाए तो आपको खुद को शर्म आ जाएगी। चौटाला जी परिवार के बारे में आप क्या क्या नहीं कहते थे, आज आप उनकी तारीफ करने लगे। और क्यों? क्योंकि वो आपके साथ आ गए, अब वो पाक साफ हो गए हैं, तो आपका गठबंधन पाक साफ हो जाता है जो आपके साथ आ जाते हैं। और जहां तक आप परिवारवाद की तो छोड़ दीजिए, आप तो दादी मां तक को नहीं छोड़ते। चंडीगढ़ की बात तो अभी मेरे साथी ने बताई कि कैसे लोकतंत्र को आपने लूट तंत्र में कन्वर्ट किया, और एक बार आपके मुंह से शब्द नहीं फूटता कि वो अन्याय हुआ, गलत हुआ, लोकतंत्र पे हमला था, इस तरह से बैलेट पेपर का जिस तरह से क्रॉस लगाया गया। आप भी तो बोलिए ना कि गलती थी हमारी, आप भी गलती मानिए, नहीं मानेंगे। और तो छोड़िए, अरे दादी मां, देश की दादी मां से आप 30,000 रुपए ले लेते हैं, 1,30,000 का मकान देने के लिए। अगर किसी विपक्ष की घटना में हो गई होती तो अभी आप चिल्ला रहे होते, रोड पे खड़े होकर हल्ला मचा रहे होते, टीवी फोड़ के बाहर आ जाते कि देश की दादी मां के साथ अन्याय हुआ। क्या देश की दादी मां के साथ जो आपने किया, 30,000 रुपए लिए आपकी पार्टी के, आपके लोगों ने या जिन्होंने लिए, क्या ये अन्याय नहीं था? ये शर्म की बात नहीं? उस पर आप बोलेंगे नहीं, चर्चा भी नहीं करेंगे। महिलाओं का अत्याचार आपकी सरकार में बढ़ता चला जा रहा है, एक बार आप नहीं बोलते। पहलवान महिलाओं के बारे में आप नहीं बोले। आज अच्छी बात है आप पश्चिम बंगाल की बात उठाते हैं, हम कहते हैं हाँ पश्चिम बंगाल में अगर कुछ हो रहा है तो गलत हो रहा है। आप बोलिए जो पहलवान महिलाओं के साथ अन्याय हुआ वो गलत हुआ। आप बोलिए बीएचयू की महिला के साथ जो अन्याय हुआ, बच्ची के साथ गलत हुआ, बोलिए। आप बोलेंगे नहीं? आप अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ गलत हुआ, बोलिए। आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको बोलना नहीं। आपको किस पे बोलना है? आपको बोलना है विपक्ष पे। तो विपक्ष पे बोलने के लिए आपको नहीं चुना गया था। आप अपना काम गिनाइए, 10 साल की रिपोर्ट दीजिए, जनता के सामने रखिए। हम तो आप विपक्ष में रहने के बाद अपनी रिपोर्ट देते हैं। और सुनिए, ये गठबंधन सत्ता के लालच में नहीं है जैसे बीजेपी सत्ता के लालच में गठबंधन कर रही है। ये गठबंधन राष्ट्र के मुद्दों पे हुआ है। हमारे वैचारिक मतभेद हैं, हमारी पार्टियां अलग अलग हैं, लेकिन राष्ट्र का लोकतंत्र बचाना जरूरी है, जो चंडीगढ़ में देखा गया है। राष्ट्र के अंदर में भ्रष्टाचार जिस तरह से आपने बढ़ाया है, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके आपने सदाचारी बनाया है, उसके खिलाफ यह गठबंधन है। यह गठबंधन देश को बचाने के लिए।
महंगाई बेरोजगारी से, किसान जिस तरह से धरने पे बैठा है, जिस तरह से किसान की मौत हुई है, जिस तरह से किसान पे आंसू को छोड़े जा रहे, उन किसान का अधिकार दिलाने के लिए गठबंधन है। आपके लिए हो सकता है सत्ता का गठबंधन, हमारे लिए देश को बचाने का गठबंधन है, देश के मुद्दों पर गठबंधन है। शायद ये बात लड़ाई पर आपने एक शब्द का भी जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं अगले राउंड का वेट करूंगी। अरविंद वाजपेयी जी, उनकी बातों का जवाब दीजिए। अब सवाल यह है कि स्ट्रेटेजिकली अब ये माना जा रहा था कि बार बार सुधांशु जी कहते थे कि राहुल गांधी निकले और देखिए हर राज्य में कुछ ना कुछ बुरी खबर आ रही है, लेकिन अब तो बिहार में भी उनका आरजेडी के साथ समझौता हो गया। नीतीश बाबू को आप लोग ले गए उस तरफ, लेकिन आरजेडी के साथ समझौता हो गया। सीट शेयरिंग का भी अब अनाउंसमेंट होगा। यूपी में हो गया, 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। दिल्ली में हो गया आम आदमी पार्टी के साथ, गुजरात में भरूच और भावनगर 2 सीटों पर हो गया। तो कुल मिलाकर अब तो अलायंस सामने है। जो वो सीट शेयरिंग कह रहे थे वो उन्होंने कर दिखाया है। अंजना जी, बिहार में आपने जो उदाहरण दिया, बिहार क्या, बिहार में तो बहुत पहले से हम लोगों का गठबंधन है ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ यूपी का जो है, यूपी का भी अखिलेश बाबू और राहुल गांधी का आपको याद होगा वो 2 लड़के 2017 में, उसका आउटपुट क्या निकल के आया था, रिजल्ट क्या, ये टेस्टेड है ऑलरेडी। ये इस तरह के अलायंस करने से वोट नहीं ट्रांसफर होता है, वोट आपस में अलायंस नहीं होता है। जो सदियों से आप लड़ते आ रहे हो, सालों साल लड़ते आ रहे हो, तो क्या वोट ट्रांसफर हो जाएगा लीडर के मिलने से? क्या कर रहे हो आप? रिकॉर्ड देखिए ना, रिकॉर्ड चेक करिए, 2017 का आप रिकॉर्ड चेक करें, क्या निकला उसमें। नीतीश बाबू के साथ तो हो जाता है। देखिए, हम नीतीश बाबू के साथ तो हो जाता है ना, लेकिन वाजपेयी जी, सेकंड, नीतीश बाबू के साथ तो आप लोगों का हो जाता है ना। नीतीश बाबू तो अभी बताया पे 90, अरे नीतीश बाबू तो 95 से हैं बीजेपी के साथ। ये तो अभी 34 साल हो गए, 24 साल हो गए, तो वो छोड़िए। देखिए, बात सवाल ये है कि 3 नेता बैठे हुए विपक्ष के यहाँ प्रवक्ता, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है जनता की नजरों में, ये सोचना पड़ेगा। ये नहीं समझ रहे बातों को। कितने मुद्दे इन्होंने उठाए, मैं आपको गिना देता हूं। क्या एक भी मुद्दा जनता के बीच में जा पाया? क्या जनता ने इनकी बातों का विश्वास किया? ये राफेल से शुरू कर लो, राफेल कर लो, पेगासस कर लो, अडानी कर लो, ओआरओपी कर लो, किसान बिल कर लो, पार्लियामेंट की बिल्डिंग कर लो, जीएसटी कर लो, पुरानी पेंशन कर लो, अग्नि, मतलब कितने गिनाऊंगे? मेरे पास 50-60 मुद्दे जो पिछले ये लगे हुए 9 साल से। कौन सा इसमें से बताओ बीजेपी के खिलाफ आया? बीजेपी के खिलाफ जनता को यकीन इनकी बातों पे बिल्कुल नहीं होगा, और उसका कारण है मोदी की क्रेडिबिलिटी चल गई है, मोदी की विश्वसनीयता है। और विश्वसनीयता ऐसे नहीं बनती है, अगर आप काम नहीं करोगे और जनता के फायदे के नीचे जमीन पे योजनाएं नहीं पहुंचेंगी तो जनता नहीं माना करती है। प्लीज, किसानों की जहां तक बात चल रही है, 10 दिन से आंदोलन चल रहा है। अभी इन्होंने आज ही गन्ने का, कल जो कैबिनेट की रात को मीटिंग हुई उसमें गन्ने का रेट बढ़ा दिया इन्होंने। एक बार बताइए, 2,80,000 करोड़ रुपए किसान, छोटा किसान, उसमें भी समझना पड़ेगा कि छोटे किसान को 14 किस्तों में इस सरकार ने पैसे दिए। ये स्वामीनाथन कमीशन की बात करते हैं, 2006 से इन्होंने क्यों नहीं लागू की उसकी, जब ये कांग्रेस सरकार में थी, और इन्होंने आते ही लागू कर दिया उसको। और लागू नहीं किया, बल्कि 2015 में इन्होंने आते ही जो कॉस्ट प्रोडक्शन है उससे 50% बढ़ा के एमएसपी भी देनी शुरू कर दी। आज भी कई जगह एमएसपी कई फसलों की ऐसी है उससे कम रेट में बाजार में बिकता है, लेकिन एमएसपी सरकार की ज्यादा है। तो आप किस तरह की बातें करो, ये सब चीजें महसूस कर रहे हैं। राजनीति करने से नहीं होगी कि खाली आप टीवी पे आगे डिबेट कर लो और उसके बाद बात को आरोप। ये अपनी प्रियंका कक्कड़ जी, आतिशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कोई है क्रेडिबिलिटी उस बात की? ठीक है, अरविंद उस बात की कहीं क्रेडिबिलिटी है कि ये शायद गलती से आज तक ने, आलोक जी नहीं, शायद गलती से आज तक ने अरविंद वाजपेयी जी के नीचे प्रवक्ता एलजेपी लिख दिया। ये प्रवक्ता बीजेपी लिखा जाना चाहिए था। अपनी पार्टी का नाम तक जो लोग नहीं लेते हैं, अपनी पार्टी के झोपड़ी को बचाने में जो सांसद अपने बीजेपी तोड़ के ले गई, इनके 5 में से 4 सांसद, वो भी आज मोदी नामा पढ़ रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है भाई। थोड़ा सा तय कर लें वाजपेयी साहब कि मतलब इस उम्र में भी जाके मौसम वैज्ञानिक नहीं बन पाए। आपके गुरु तो बहुत अच्छे मौसम वैज्ञानिक थे। खैर, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, सवाल सुन लीजिए, वापस आता हूं मैं मुद्दे पर। सवाल तो सुनिए, आपने उन पर टिप्पणी की, लेकिन अब सवाल सुन लीजिए जी। आपने कहा कि वो मोदी नामा पढ़ रहे हैं। ऐसे मोदी नामा पढ़ने वाले देश में बहुत सारे लोग हैं। आपके लिए चैलेंज है उनको अपनी तरफ करना। अब असल सवाल पर आते हैं। बात जो उन्होंने उठाई है वो इशू रियल है, वो लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी पर है। आज मोदी सेंट्रिक पॉलिटिक्स क्या देश में नहीं हो गई है?
क्या ये विपक्षी गठबंधन जो अरविंद केजरीवाल जी की टैगलाइन थी एक वक्त पर कि सब मिले जो हुए हैं जी, वो आज सबको मिलना पड़ रहा है ताकि मोदी को रोक सके? देखिए, मोदी जी को रोकने की कोई बात नहीं है। हम तो मोदी जी की पॉलिसीज से पहले भी नाराज थे, आज भी नाराज हैं और आगे भी नाराज रहेंगे। अगर उनकी कोई पॉलिसी गलत होगी तो सबको मिलने के लिए आज देश को अगर बचाना पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और जो आप कह रहे हैं कि भाई मोदी नामा पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राजस्थान के चुनाव में बहुत लोगों ने मोदी नामा पढ़ा और लाल डायरी ढूंढते रह गए। मैं तो कहता हूं मीडिया के साथी भी बहुत लोग लाल डायरी ढूंढ रहे थे, कोटा से लेकर जयपुर से लेकर उदयपुर तक। एक शो और लाल डायरी पे भी होना चाहिए, और लाल डायरी मिली कि नहीं मिली। तो मोदी नामा पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ही के लोग छीन के ले गए थे विधानसभा से। बात है अरे मुझे आज शर्मा जी लाल डायरी आप ही के लोग विधानसभा से छीन के ले गए थे। मैं वही कह रहा हूं ना, अब तो उनकी सरकार है। ये मैं मोदी जी का भाषण एमएसपी पे सुनवा रहा हूं, मीडिया के साथी तो चलाते नहीं है ना। और वो वाजपेयी जी को मैं भेज दूंगा, सुन लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मोदी जी के वो कहावत है ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लाल डायरी अगर चली गई थी तो अंजना जी एक शो तो लाल डायरी पे बनता है। आज तो आपने लाल ड्रेस भी पहनी हुई है कि वे राजस्थान में, ठीक है, वो लाल डायरी चली गई, 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, एक शो तो उस पे भी बनता है। कपड़े का रंग आपको दिख रहा है, जनता का लाल फ्लैग पूरे क्यों मीडिया नहीं के दिखता है? साथियों ने हमसे सवाल पे सवाल क्यों न पूछे राजस्थान के चुनाव जो विधानसभा में लाल डायरी छीनी जा रही है, विजुअल आ रहा है, क्यों न पूछे? अरे हमारे कपड़े का रंग दिख रहा है, जनता का लाल फ्लैग क्यों नहीं दिखता है? अंजना जी, वो लाल लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी बताइए ना, उस पे आइए ना सर, असल इश्यूज पे आइए। देश के प्रधानमंत्री, मेरे कपड़े के रंग से आपकी जिंदगी नहीं संवरेगी। प्रधानमंत्री ने लाल डायरी का जिक्र किया, मैं फिर कहूंगा अंजना जी, देश के प्रधानमंत्री ने लाल डायरी का जिक्र किया और उस लाल डायरी पे वोट मांगे गए। एक एफआईआर तो बनती होगी कहीं ना कहीं, एक उस लाल डायरी को ढूंढने के लिए एक छोटा सा प्रयास तो बनता होगा कहीं ना कहीं, मीडिया के साथियों की तरफ से एक शो तो बनता होगा कहीं ना कहीं। खैर, आपको अगर कॉमेडी शो करना है आज तो अच्छा है, होता है, और जब तक कॉमेडी शो करना है तो करते रहिए आप। नहीं, मैं कोई कॉमेडी शो नहीं कर रहा। कॉमेडी शो तो कॉमेडी क्या है? आपके कपड़े का रंग लाल है, ये क्या होता है? आलोक जी, कपड़े का रंग लाल है, इसे लाल डायरी पे शो कर लीजिए, ये क्या तमाशा है? मैंने केवल ये कहा, डोंट डू दिस, मैंने इट इज नॉट अप्रिशिएटेड एट ऑल एंड इट्स नॉट इन गुड टेस्ट कि लाल डायरी पे शो कीजिए क्योंकि आपने लाल कपड़े पहने हुए हैं। ये तरीका नहीं होता है बात करने का। प्लीज मर्यादा के अंदर है कि अब बात कीजिए, और मेरे कपड़े के कलर और मेरे उस पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। इशू पे रहिए आप। लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी पर सवाल था, आप उस पर जवाब दें। और लाल डायरी पर जितने शोज करने थे किए हैं, क्योंकि विधानसभा में लाल डायरी की खींचातानी विधायकों के बीच में चल रही थी। जवाब दीजिए सवाल का। राजस्थान में आप कीजिए ना शो उसके ऊपर, ये इमोशनल कार्ड में नहीं खेलता हूं मैं। केवल ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर एनडीए के अंदर क्या वहां पर गठबंधन हो गया है? क्या यूपी में एनडीए का गठबंधन हो गया है? क्या बिहार में सीट शेयरिंग हो गया है? उसके ऊपर एक शो कीजिए ना। केवल और केवल आम आदमी पार्टी में एक साथ कांग्रेस का गठबंधन हो गया, इंडिया गठबंधन हो गया, तो तमाम सवाल उठेंगे। आपको वाहवाही भी हजम नहीं होती तो हम लोग क्या करें? आप बताइए ना। आपका कोई इलाज नहीं है, एक मीटिंग नहीं, आप लोगों का कोई इलाज नहीं है। आलोक जी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोगों का वाहवाही भी नहीं अलसती। अनेकता में एकता दिखी, हम लोग लिख रहे हैं ऊपर में, ये भी आपको हजम नहीं हो रहा है। आप लोगों के साथ दिक्कत यही है। दिक्कत है कि न्यूज पर अगर कुछ भी उस दिन की घटनाओं पर चर्चा की जाए तो आपको अनपच हो जाता है। अरे क्यों नहीं करेंगे? हम लोगों ने दिखाई रिपोर्ट में कि शिंदे गुट के सांसद कह रहे, नहीं आवाज नीचे कीजिए आलोक जी, अब आपको सुनना होगा, आपने बहुत बोल लिया, मेरे के कपड़े के रंग तक आप उतर गए। अब आप सुनेंगे, अब मैं बोलूंगी। अनेकता में दिखने लगी एकता, ये टॉप बैंड है। जब आपकी एकजुटता हुई है, सीट शेयरिंग हुई है, तो उस पर आज चर्चा हो रही है 1 घंटे की। और हमने रिपोर्ट में दिखाया आपकी आवाज जा नहीं रही है, इसलिए चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। रिपोर्ट में दिखाया कि शिंदे गुट के सांसद सवाल कर रहे हैं, उनको ज्यादा सीटें चाहिए बीजेपी से और अजित पवार गुट से। वो भी हमने रिपोर्ट में दिखाया और उस पर कल भी सवाल पूछा था, आज भी पूछेंगे। सवाल अब आया है नेताओं की क्रेडिबिलिटी पर, क्योंकि आपको भी इस बात का एहसास है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपको किसको उतारना है। एक छोटा सा इस पर जवाब दीजिए, फिर बहस में अन्य लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी और मेरी तूतू में जनता का इंटरेस्ट नहीं है। अंजना जी, देखिए अंजना जी, क्रेडिबिलिटी बनती है कामों से, लेकिन कामों की कोई बात ही नहीं करता है।
क्रेडिबिलिटी मोदी जी से पूछिए ना, 35 रुपए लीटर और 35 रुपए का डॉलर और तमाम चीजें तो हो गई होंगी। एक यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही है और डबल इंजन की सरकार में 50,000 वैकेंसी के लिए 70 लाख बच्चा सड़कों पर रहता है। यही क्रेडिबिलिटी बची है ना। और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है और राजस्थान में पूरा हिंदुस्तान का मीडिया हमसे पूछ रहा था पेपर लीक पर क्या किया। हमने तो कानून भी बनाया। उत्तर प्रदेश में अभी 4 दिन पहले पेपर लीक हुआ, किसी हिंदुस्तान के चैनल ने उसके ऊपर एक डिबेट की हो तो बता दीजिए। तो क्रेडिबिलिटी किस किस की कितनी बची है ये देश देख रहा है। देश तो वाकई देख रहा है। सुधांशु जी, हमने सुनाया जो सांसद हैं शिंदे गुट के, वो भी कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग के मामले में बीजेपी अजित पवार गुट को भी समझौता करना होगा। ना आपकी अभी आरएलडी के साथ सीट शेयरिंग हुई है, ना अनाउंसमेंट हुआ है, ना जेडीयू के साथ बिहार में हुआ है, ना आपका वहां पर क्लैरिटी है महाराष्ट्र में, और ये सब आपके लिए क्रूशियल स्टेट्स हैं। देखिए, हम जरा आलोक जी को तथ्यों के आलोक में बता देना चाहते हैं। जो आपने कहने का प्रयास किया, हमारे किसी चीफ मिनिस्टर ने आपके राजस्थान के सीएम की तरह ये नहीं कहा मैं जादूगर हूं। मैं तो पेपर लीक के ऊपर किसी ने जादूगर शब्द नहीं बोला। और आपको बता दूं, वो लाल डायरी फ्लोर ऑफ द हाउस पे राजेंद्र गुडा उस समय मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर का बयान फ्लोर ऑफ द हाउस पे है सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर। और जैसी छींचातानी हुई उसके बाद धक्का मुक्की। और मान्यवर, आप वरिष्ठ व्यक्ति है, क्या बचकाना बयान दे रहे हैं? सदन के पटल पर दिए गए बयान पे एफआईआर हो सकती है क्या? यह संविधान के द्वारा संभव है क्या? एकदम आके कुछ भी बोलने लगना, एफआईआर करवा, चुरा के घसीट के वो लोग ले गए सदन के पटल पर। सरकार के मंत्री ने, क्योंकि वो बर्खास्त बाद में हुए शाम को, जिस समय बोला उस समय कैबिनेट मंत्री थे। और मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, फूहड़ता की आज पराकाष्ठा इन लोगों में आ गई है। बताइए, राहुल गांधी जी बोलते हैं अमिताभ बच्चन जी के लिए। अमिताभ बच्चन कौन है? राजीव गांधी के क्लासमेट है, आपके स्वर्गीय पिता के सहपाठी रहे हैं। उनके बारे में बोलते हैं नाचने और वो गाने वाली बात। और ये बैठे हैं सपा के, जया बच्चन जी की बहू के लिए बोलते हैं। अभी तक और कहीं बोला होता तो महिला एक्टिविस्ट पता नहीं कितनी हो जाती है। ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए, अब एक कौन से 10-15 साल में तो कभी किसी ने कोई डांस टीवी के ऊपर नहीं देखा होगा ऐश्वर्या राय जी का। सोचिए, इतनी जिसके अंदर मर्यादा ना हो कि अपने पिता के मित्र के बारे में इस ढंग के अभद्र शब्द न बोले। और मैं काम पे बता देना चाहता हूं, भदौरिया जी आप भी सुन लीजिए, आलोक जी हम भी सुन लीजिए। काम वो हुआ है कि पिछले 10 सालों में 4 करोड़ गरीबों को आवास मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, 14 करोड़ घरों में नल मिला है, हर गांव में बिजली, हर गांव में पानी पहुंचा है। हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने। और सुनिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले दुनिया के नंबर 1 के देश बने। और इतना ही नहीं है, आप ये भी समझ लीजिए, G20 और G7 में सबसे हाईएस्ट रेट वाले बने। और सुनो भाई, तुम रोजगार पर भी सुन लो, जब आपकी सरकार आई थी तो 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, 27 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट है। और किसानों पे सुन लो, 5,50,000 करोड़ रुपए का कुल एमएसपी दिया था मनमोहन सिंह की 2 सरकारों ने मिलकर। मोदी जी ने 18,39,000 करोड़ रुपए का दिया है, 3.5 करोड़ से अधिक दिया मेरे भाई। सुधांशु जी, वक्त की कमी है, यहीं पर आपकी बात को टोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।